हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने जो रीट की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। पोल साइंस हालांकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम का विषय है। जब हम संविधान पढ़ते हैं, जब हम राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें एक टॉपिक आता है हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका। पहले थोड़ा इसका परिचय दे देता हूं मैं। आप जो नए बच्चे हैं बिल्कुल उनके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, एक सामान्य भाषा में मैं बताऊंगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, आज तक इसके जो प्रश्न रीट में आए हुए हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनका हल करेंगे। पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने अपनी जो बुक है, अपनी हर किताब के अंदर प्रस्तावना दी होती है, यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत टफ बनते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। पहली बात तो ये हो जाती है कि ये जो प्रस्तावना है असल में है क्या। प्रस्तावना आप ये मान लो कि हमारा जो संविधान है, हमारा देश का जो सिस्टम है, संविधान है, और उसका जो एक परिचय है। कुछ भी ना लिखे मैं वैसे बोल देता हूं। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अपने आप में एक परिचय है, जिससे हम ऐसी मूल संरचना है जिसके बलबूते, मतलब प्रस्तावना को देख के आप ये मान लो संविधान का एक शॉर्ट रूप, जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो सब चीजें जो है उसमें शॉर्ट करके प्रस्तावना में लिखी हुई है। जैसे हम इस पे थोड़ा सा जो क्रमानुसार अगर बात करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि जो प्रस्तावना है उसमें जो शक्ति बताई गई है, सोर्स शक्ति किसको बताया गया है, तो हम भारत के लोग, वो जो है एक अपने आप में पावर है, एक स्रोत है। फिर हम ये देखेंगे प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप में फिर वो बात आ जाती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य वाली, वो सारी बात आ जाती है। फिर हम ये देखेंगे कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का, ये जो परिचय है, उद्देशिका जो है, इसको प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों ही कहते हैं। इसमें कितने जो इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो वो स्वतंत्रता, समानता या समता जिसको हम कहते हैं, बंधुत्व और न्याय, चार तरह के उद्देश्य रखे हुए हैं। न्याय में हम देखेंगे कितने तरह की न्याय की बात की गई है, तीन तरह के। तो यहां से प्रश्न बनते हैं तीन तरह के न्याय की। स्वतंत्रता तो चार या पांच पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता, दो तरह की समताओं की बात की गई है, समानताओं की बात की गई है। और दो तरह से बंधुत्व का उसमें जिक्र आया है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो है इसको अंगीकार, इसको स्वीकार कब किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया जाता है। और ये पूर्णतः लागू कब होती है? 1950 में इसको, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया जाता है। अच्छा, इसका नाम उद्देशिका और प्रस्तावना ही क्यों रखा गया? जब हम ये पढ़ते हैं कि संविधान सभा एक समिति, एक सभा बनी थी, क्योंकि संविधान वाली विशेषताएं और उसमें बात पढ़ेंगे, तब हम ये देखेंगे कि संविधान सभा एक चुनाव हुआ था, लोगों को उसमें चुना गया था, संविधान बनाने के लिए एक सभा या समिति बनी थी। और संविधान सभा के समक्ष आपको पता है अलग अलग कार्यों के लिए अलग समिति, संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए इसके लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसी तरह ये जो उद्देश्य क्या होने चाहिए, इस हेतु प्रस्ताव रखा था। हम पढ़ते हैं इस बात को, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष। किसने रखा था? JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। हम पढ़ते हैं कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1900, जिसको शायद 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सन्मुख, उनके समक्ष रखते हैं जवाहरलाल नेहरू। और वही, यही उद्देश्य का जो प्रस्तावना, ये जो शब्द जो निकले, चीजें वहीं से निकली हुई है, वही उद्देश्य और वही प्रस्तावना है। फिर ये बात आ जाती है कि ये जो विचार, क्योंकि हमारे संविधान के लिए ये कहा जाता है कि ये उधार वाला सिस्टम है और कॉपी पेस्ट वाला है, कट कॉपी पेस्ट वाला। तो किसी देश के संविधान से, क्योंकि कई देशों की अलग अलग अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो जो प्रस्तावना का जो विचार है, चाहे नेहरू साहब लाए या कोई भी लाए, तो ये विचार जो था ना, ये तो यूएसए से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। फिर बात आती है कि इसकी जो भाषा है,
भाषा जो टेक्निक है वो किस देश से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। सामान्य बातें बता रहा हूं, आगे जितने भी फैक्ट होंगे एनसीईआरटी के फैक्ट होंगे, कुछ एक दो चीजें, क्योंकि राजनीति में ना एक आध बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर थोड़ा सा क्रॉस कर गया मान लो किसी चीज को, या और बाकी नहीं। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो स्टेप अनुसार पढ़ेंगे उससे पहले मैं बात आपको बता देता हूं। ये आपके सामने प्रस्तावना लगी हुई है, हाफ हाफ करके अपने इसको इतना इतना करके कर लेते हैं। संविधान की उद्देशिका। अब हमने इनको कितने स्टेप में जानना है कि ये जो पावर है, स्रोत है, मुख्य शक्ति किसमें है? हम भारत के लोग, इसमें इसकी मुख्य पावर दर्शाई गई है। तो पावर कहां किसमें है? भारत के लोगों में, जनता में इसकी पावर है। फिर ये देखो पूछा जाता है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 1 और 2। भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ऐसे ही प्रश्न रीट में पूछे गए हैं प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं आता, फिर वो क्रम पूछ लेते हैं कि कौन सा क्रम बनता है, कौन सा नहीं बनता। तो ये बात आ गई। अब सभी किताबों में ऐसे प्रस्तावना दी होती है, 2 जगह पर ऐसे करके ये ब्रैकेट लगा के 1 और 2 लिखा जाता है, यानी कि प्रस्तावना में 1946 में भारत शब्द 2 बार है। और अगर ये पूछा जाए प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, संशोधन कितनी बार हुआ है? सिर्फ 1 बार हुआ है, 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यही लिखा हुआ है, हर किताब के पहले पेज में लगा होता है। तो इसमें से प्रश्न जो है ना एक फिक्स ही आता है, एक पेज में से ही बनते हैं सारे प्रश्न। क्या था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इतना शब्द था मूल प्रस्तावना में। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें यहां पर समाजवादी व पंथ निरपेक्ष 2 शब्द तो यहां पर जोड़ दिए गए। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये सारा का सारा प्रस्तावना का क्या हो गया? ये सारा का सारा क्या हो गया? अपने आप में एक स्वरूप हो गया। फिर क्या कर रहे हैं? तथा बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, कि भारत को क्या बनाना है? यहां इसका स्वरूप एक स्ट्रक्चर क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि जिसका देश में देश से बाहर जितने भी नीति नियम अपना व्यापार या सिस्टम जो भी करना है, जो किसी के अधीन ना हो, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। और समाजवादी, ये जो समाजवाद है, एक तो देखो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद चलाया था, वहां पर क्या था कि आपको समानता की बात की गई थी कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, और अगर किसी को समानता नहीं है तो संघर्ष करके, लड़ाई झगड़ा करके, एक स्ट्रगल करके उसका हक जो है दिलवाया जाए। भारत में जो समाजवाद है वो नेहरू का, कि इसमें समानता की तो बात की गई है लेकिन लड़ाई झगड़े की नहीं, एक नियमानुसार समानता का दर्जा। पंथ निरपेक्ष में आप जानते हैं कि अपने देश का किसी भी तरह का कोई पंथ धर्म नहीं है, और सभी जो है लोगों को अपना अपना धर्म मानने की, ये लोकतंत्र हो गया, ये गणतंत्र हो गया। तो लोकतंत्र क्या होता है? वो एक परिभाषा लिंकन वाली, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो भी, सिर्फ लोगों का शासन। गणराज्य शब्द जो है, गणतंत्र या गणराज्य, गणराज्य शब्द क्या है? गणराज्य शब्द का ही अर्थ पूछा जाता है क्या है? जिस देश का जो मुखिया होता है, सर्वोच्च अधिपति होता है ना, अपने जैसे राष्ट्रपति की बात करें, उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, वंशानुगत नहीं। क्योंकि एक तो होता है गणतंत्र, इन शब्दों के अर्थ बहुत बार पूछे जाते हैं। एक गणतंत्र होता है और एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या हुआ करता था? राजा के बाद राजा का बेटा, वंशानुगत सिस्टम चलता था। राजा के बाद राजा का बेटा जो है वो गद्दी प्राप्त करता था, राजा के बाद अगला राजा उसका बेटा, उनके परिवार वंश में से ही बनता था। गणतंत्र जो है, इसमें अब अलग अलग अर्थ ले सकते हैं आप, कि जो है जो मुखिया होगा वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा उसको चुना जाएगा, ऐसे ऐसे करके अलग अलग। तो ये जो आपको अक्षर दिख रहे हैं, इनका तो एक तो क्रम याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
एसएसपी आगे आ जाएगा, विकास सर ने इसका डेटा तैयार करके दिया है, ठीक है। एसपी, एसएसपी, एलजी। तो एसपी से एस से वो पोस्ट होती है ना, तिन्ने यार बनाई फिरदा, एसएचओ, एसएसपी, डीसी नी बम्बी हा बोले, बोले नी बम्बी हा बोले, है ना। एसएसपी ये पोस्ट होती हैं, तो इनका क्रम पूछा जाता है। एस एस ये पूछा गया, एसएस, एसएसपी तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। एसपी है, सॉरी एसएस नहीं, एसपी फिर एसएसपी, तो ये एसपी हो गया। फिर ये हो जाएगा एस एसपी, एसपी एसएसपी, फिर एलजी, आईजी होता है ना, आईजी होता है एक, और एक आईजी की जगह आप एलजी कर लो, चलो, है ना। तो एसपी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न वाला एस फिर इधर लगा देना है, एस एस पी और एलजी, कैसे भी करके इनको आपको याद रखना है, इनका क्रम। फिर आते हैं, फिर प्रश्न, प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है। देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई, ठीक है। वो दे देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक शब्द होगा धार्मिक। आप कहोगे पंथ निरपेक्षता तो आता है, वो ऑप्शन डाल देगा 1 2 3 सही, 1 2 3 4 सही, कितना भी टफ बन सकता है। तो तीन ही तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। फिर ये स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो स्वतंत्रता कितनी होगी, स्वतंत्रता हमारे पास कितनी स्वतंत्रताओं की बात होगी, स्वतंत्रता 5। फिर ये न्याय, कितने तरह के न्याय की बात की गई है, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब इनका क्रम कैसे याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक याद रह जाता है। विचार, अब आप ये मान लो, एक इमेजिनेशन करो कि सबसे पहले कोई थॉट आया, विचार आया माइंड में, विचार आएगा माइंड में, फिर उसको बोलेगा। मान लो कोई भी बंदा है, मान लो उसने पहले विचार आया मन में कि यार ऐसे दुनिया में ऐसे मोह माया है, सब उसको छोड़ देना चाहिए। अब उसके विचार है, अभिव्यक्ति क्या होता है, बोलना ही होता है। फिर उसने बोला, अभिव्यक्त किया। अच्छा, जब उसने अभिव्यक्त किया, बोला, तो कुछ लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, आम आदमी बढ़िया आदमी, संत महात्मा आदमी है। जब लोग उस पर विश्वास करने लग जाएंगे, तो वो फिर जिस बंदे का विचार है उसने अपना एक धर्म बना लिया। जब उसका धर्म बन गया तो लोग उसकी क्या करने लग जाएंगे, उपासना करने लग जाएंगे। माइंड में ये स्ट्रक्चर सेट कर लेना कि सबसे पहले एक विचार आएगा, फिर अभिव्यक्त करेगा बंदा उस विचार को, फिर अभिव्यक्त के बाद क्या, लोग उस पर विश्वास करेंगे, फिर वो धर्म बन जाएगा और उसकी पाठ पूजा, लास्ट में उपासना शुरू हो जाएगी। वैसे तो अगर रट सको तो सबसे बेहतर है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके सारा रट लो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो फिर टेक्निकल तरीका थोड़ा सा मैं आपको टिप्स बता देता हूं कि इस तरह से, जैसे वहां एसपी, एसएसपी, एलजी, फिर यहां विचार आया, फिर अभिव्यक्त किया, फिर किसी ने उस पर विश्वास किया तो उसने अपना धर्म का धंधा शुरू कर दिया और लोग उसकी पूजा उपासना शुरू करने लग गए। फिर बात आती है समता, समता और समानता दोनों में, जैसे पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में ना थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर एक दूसरे के पर्यायवाची बना दिए जाते हैं। उसी तरह समता और समानता में अंतर है। वैसे अंतर यहां बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपके थोड़े से मन की शांति के लिए, जैसे मैं कहूं कि कोई कोई बच्चा जो है दौड़ रहा है और एक यहां यहां लाइन है, ठीक है, यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू करना है, ठीक है, और बच्चे यहां से दौड़ना शुरू करना है, बच्चे खड़े हैं यहां पर, और कुछ बच्चे यहां खड़े हैं, कुछ यहां ऐसे करके, और ये लाइन 1 2 3 करते ही इससे पार होना है। भाई एक लाइन में नहीं खड़े, थोड़े आगे पीछे हैं। समानता तो समता क्या है कि अब जो जो कमजोर लोग हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा दूसरों से आगे कर दिए कि भाई ये तो थोड़ा सा कमजोर है, जैसे छात्रवृत्ति दे दी, अन्य सहयोग दे दिया, आरक्षण दे दिया, ये समता की बात है। समानता है कोई नियम है, सभी पर एक जैसा लागू हो, समानता और स्वतंत्रता में थोड़ा सा।
तो ये सभी के लिए समान है कि दौड़ में भागेंगे और वहां पहुंचेंगे तो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, लेकिन यहां थोड़ा सी सहायता करके, हेल्प करके एक को दौड़ में थोड़ा सा आगे रख दिया तो वो समता होगी। तो समता और समानता में थोड़ा सा। तो कितनी तरह की समता या समानता की बात की गई है? दो, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा, शान शौकत जो भी आपकी ना, और अवसर, ये हो गया। और फिर क्या करता है? बंधुता। बंधुता, भाईचारा जो होता है, कितने तरह की बंधुता की बात है? गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, और ये हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब यहां पर पॉइंट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दो शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, ये तीन शब्द जो हैं उसमें जोड़े गए हैं 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन, एक तो रट लेना, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे मुख्य शब्द। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाज, पंथ और अखंड। समाज, पंथ और अखंड, रट देना इनको, समाज, पंथ, अखंड, कैसे भी करके। खंड था पंजाबी च हुंदा है, खंड पाती लास्ट याद रखियो, ठीक है। समाज, पंथ, खंड, समाज, पंथ, अखंड, ऐसे इनको याद रख लेना किसी भी तरह। मेरे ध्यान में नहीं आया, नहीं तो मैं इसकी कोई ट्रिक बना के आपको बता देता। चलो कमेंट में कोई डाल देंगे, जैसे आपको कोई बने तो आप बता देना। तो दो तरह की बंधुता की बात है, दो तरह की समानताओं की बात है, समता कितनी, दो तरह की समताओं की बात है, पांच तरह की स्वतंत्रताओं की बात है, तीन तरह के। अब मैं ये चीजें आपको सीधा भी एक स्लाइड निकालता और पढ़ा सकता था, आपके सामने प्रस्तावना जो मूल है उसको रखा, उसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं ये आपको बता दिया। अब ये देख लो, इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, दृढ़ संकल्प होकर अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, क्योंकि वो संविधान सभा के सामने ये रखा गया था, तो सभी लोग कहते हैं आज तारीख कितनी, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें ना वो शब्द लिखा होता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष था उसका, और जो विक्रमी संवत कौन सा हो गया, 2006 हो जाएगा, क्योंकि 1949 में 57 जोड़ेंगे। हमारा जो सन चल रहा है और विक्रमी जो सन है उसमें 57 सालों का गैप होता है, दोनों में 57 को जोड़ना घटाना पड़ता है। तो इसमें 57 जोड़ेंगे तो 2006, विक्रमी संवत कौन सा इस समय, 2006 है। संविधान 42वां संविधान संशोधन, रट देना, 4-2 42वां अधिनियम 1976 की धारा कौन सी, धारा संख्या 2 द्वारा, क्योंकि हर प्रस्तावना में, हर किताब में पेज में दिया होता है, तो धारा भी याद रख लेना। कब से इसको लागू किया गया? 3 जनवरी 1977 से। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ इन्होंने उसको ऐड कर दिया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो जो ऊपर था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो वहां पर उन्होंने उसको प्रतिस्थापित किया। फिर 2 नंबर कहां पर संशोधन किया, यही है राष्ट्र की एकता के स्थान पर। तो राष्ट्र की एकता के स्थान पर इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे, धारा 2। चलिए प्रश्न करें क्या? प्रश्न करते हैं, फिर लास्ट में एक इंडेक्स बनाया हुआ है, वहां से आपको और समझा दिया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किन 2 शब्दों का समावेश किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अभी हमने पढ़ा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन 2 शब्दों को क्या है, ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में, सन इसका याद रख लेना भाई। फिर संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है, क्या, कौन सा कथन? संविधान सभा ने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अंगीकार किया,
42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। अब तक एक ही बार संशोधन, दो जो है वाद होंगे, मतलब केसेस आएंगे ऐसे, बेरुवाड़ी वाला 60 वाला, और एक और वाद आएगा जिसका जिक्र अभी प्रश्न है वो, और अभी बता दिया तो फिर आप उत्तर लगा दोगे। तो एक ही बार संशोधन किया गया है, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रस्तावना के शब्द पंथ निरपेक्ष के संबंध में सही कथन है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है, उपयुक्त सम्मान देती है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तावना के संदर्भ में असुमेलित है। कौन सा कथन गलत है? गणराज्य जहां शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाए, पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। ये न कि किसी वंश या राज खानदान का नहीं होगा, जनता द्वारा जो है चुना जाएगा निर्वाचित। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। ये प्रभुत्व संपन्न है, किसी और का प्रभुत्व नहीं है, अपने आप में संप्रभु है। संप्रभु इसी का पर्यायवाची है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोई भी कथन जो है असुमेलित नहीं है। मैं यहां स्लाइड में क्या है, स्लाइड के ये सिस्टम को देखते हुए पांचवा ऑप्शन नहीं डालता, लेकिन अनुत्तरित प्रश्न का पांचवा ऑप्शन भी इसके साथ इंक्लूड रहेगा। प्रश्न संख्या 5, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न। तो अभी हमने देखा लोगों के कल्याण से संबंधित कोई बात उसमें नहीं की गई है। और समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत को एक गणराज्य माना जाता है, क्यों? क्योंकि सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, संविधान लिखित है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। तो गणराज्य का अर्थ हम अभी पढ़ के आए थे। राज्य जो का अध्यक्ष, जो मुखिया होगा, उसका चुनाव होता है, इसलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा क्रम सही है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये तो सही नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एसपी मतलब एसपी, फिर हमने एसएसपी और फिर एलजी। यहां क्या बनता है? एस जी पी एल एस, नहीं, एस पी एल एस नहीं, बस एस पी एस एस पी एल जी, ये रट लेना। अगर शब्द नहीं रटे जाते, एस पी एस एस पी और एल जी, ये याद रख लेना आप। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये दो शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे। प्रश्न संख्या 8, अच्छा, ये थोड़ा सा डिफाइन किए गए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का एक पर्यायवाची सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, जनवादी एक ही चीज है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष से संबंधित पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हो सकता है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य आ सकता है। प्रस्तावना का सही क्रम, यहां ये ट्रिक बनाई हुई है, एसपी एसएसपी एलजी, ठीक है। 3 पोस्ट जो है याद कर लें। प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, संदर्भ में से, ये सारी की सारी भाई ट्रिक वगैरह अपने सर हैं विकास जाखड़ सर, उन्होंने, उनकी मेहनत है और बढ़िया उन्होंने मेहनत करके दिया। मैंने थोड़ा बहुत इसमें जो भी मुझसे हुआ कर कुरा के, तो उनकी मेहनत की बदौलत आपको राजनीति विज्ञान में पढ़ा रहा हूं। प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग के संदर्भ में से असत्य है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोगों के पास
है, तो संदर्भ में से कौन सा असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने, ठीक है, सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, तो कोई भी असत्य नहीं है, सभी कथन जो है सत्य हैं। प्रश्न संख्या 9, किस वर्ष एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना था भारत? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या किया गया? अंगीकार किया गया। प्रश्न संख्या 10, प्रस्तावना में वर्णित शब्द समाजवादी का क्या अर्थ है? अच्छा, आज सच नया साल हो रहा है भाई, मैं तो खुद ही गुमसुम सा हूं ना। आप लोग कहते होंगे ये सामने मक्खी आ जाती है क्लास की, क्या बात है। अच्छा, तो वो बधाई दे दे काहे कि आप 2025 में इतनी शानदार तरीके से एक अपनी तैयारी करो, ठीक है। एक साल ऐसा है कि आपके आगे आने वाले सारे सालों को बदल देगा, ठीक है। कहते हैं ना कि साल तो बदलते रहते हैं, वक्त बदले तो ही मजा आए। तो अपना वक्त जो है आपने बदलना है। साल का कोई बात नहीं, सालों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, मजा तो तब है, साल तो बदलते हैं, वक्त बदले तो ही है, ठीक है। प्रस्तावना में वर्णित, तो आपका वक्त आपको खुद को बदलना है, ठीक है। तो आप खुद बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। प्रस्तावना में वर्णित शब्द समाजवादी का क्या अर्थ है? समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। उपयुक्त दोनों कथन समाजवादी शब्द की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो समाजवादी मैंने ऊपर आपको डिफाइन किया हुआ है कि कोई कितनी भी संपदा है, सामूहिक रूप से जो है ना, सभी को उसमें समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द समता के संदर्भ में सत्य कथन है। देखते हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे, संविधान निर्माण से पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कथन जो हैं सही है। प्रश्न संख्या 12, प्रस्तावना के संबंध में सही कथन है। प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। बंधुता से तात्पर्य है कि हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। स्वतंत्रता से आशय है कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें आदि पर कोई पाबंदी न हो। तो ये सारे के सारे कथन जो है वो भाई सत्य है। लोकतंत्रात्मक से आशय है कि सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार हो। तो ये जो है एक दो तीन चार, चारों के चारों जो है सही है। इसके बारे में चारों बातें ये भाई सही है। स्क्रीनशॉट एक दिन लेट हो जाते हैं, वैसे संतवीर सर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भेज दी जाती है, बस एक दिन लेट हो जाते हैं भाई, क्या करें। संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत बाहरी नियंत्रण? देखो मैंने त्याग कितना किया है रे। मेरा वो सिंगिंग वाला कंपटीशन था, धौलपुर जाना था मेरे को, ठीक है, और वहां जाना था गाने के लिए, जिले से मैं विनर था, स्टेट में जाना था और उम्मीद वहां कोई रैंक पड़ती, इतनी तो मुझे उम्मीद थी। फिर भी देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया है भाई, है ना। मैंने पहली बार मुझे ये लगा कि नहीं, बढ़िया चल रहा है, बच्चों का रूटीन बना हुआ है, अपना भी रूटीन बना हुआ है, ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो आप ना इतना काम कर लिया करो। मेरा इंटरव्यू की कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है, मैं हिस्ट्री छोड़ के अन्य विषयों का भी आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ना, सच बताऊं, कल मेरे पास एक कॉल आई, बच्चा रोया नहीं और तो कुछ बाकी नहीं रहा। तो उसने कहा सर हम जुलाई से लगे हुए हैं, तो किसी बड़े शहर का, किसी सेंटर का, उसने बड़े शहर के बड़े सेंटर का, अब क्या नाम लूं मैं, तो उसने जिक्र किया। हालांकि उस सेंटर के पहले भी मेरे पास 2 बच्चियों के फोन आए थे और उन्होंने कहा सर हमें मैटर इतना ज्यादा करवा दिया, जितना करवाया, पहली बात तो करवाया ही हमें 20%,
मतलब 80% अभी पढ़ा है और उनको 5-6 महीने वहां पढ़ते हुए हो गए, 20-30% करवाया है। आज लगेगी क्लासें, क्या अलग अलग जगह ब्रांचें हैं, ये है वो है, हमें डेली बहाने नए मिलते हैं। और क्या सर बहुत जरूरतमंद है, बड़ी मुश्किल से फीस भरी। मुझे ना मतलब इतनी हैरानी हुई, मैं सुन के उसकी बात को बड़ा हिल गया कि 2 दिन 3 दिन हो गए लगातार ऐसे फोन बहुत आते हैं। जब मैं नंबर छोड़ देता हूँ क्लास बच्चों तक पहुंच जाती है कि संपर्क कर लेना, तो बड़ी एक उम्मीद के साथ मैं देर सवेर उनको रिप्लाई जरूर करता हूँ जितना मेरे से होता है, तो उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो फिर जो है उसने कहा कि सर मुझे तो यही नहीं पता कितना पढ़े कहाँ से, सबसे बड़ी क्या नुकसान वाली बात, हम वहां जा रहे हैं, हमें अच्छे से ढंग की कोई ये नहीं बताया कि आप इतना इतना मैटर यहाँ यहाँ से पढ़ लो। हाँ आपको क्लास करवा दी जाएगी, क्लास के लिए हम बस टाइम पास क्लास के नाम पर हमारे साथ ये हुआ, और अब हमें जाके ये हुआ कि रीट में तो मैटर। तो मैं बार बार क्लास में ये कहता हूं कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो मैटर बहुत आगे की बात है। रीट आपको पहली बार जब पास करनी है तो रीट वाले ने सीधा लिखा कि मैं 6 से 12 किताबों से पूछूंगा। तो बार बार ये उदाहरण देता हूं, किसी टॉपिक में 25-30 बातें हैं, वहां आप बच्चों को 250 बातें कोई सेंटर वाला करा रहा है, ये सोच के कि चलो सेकंड ग्रेड ये मेंस में इसके काम आ जाएगी। अरे भले मानसो मेंस मेंस के लिए आपको जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा उसके लिए आपको 8 7 8 10 महीने मिल जाएंगे, आप अपने आप को विद्वान बना लेना। एक बार हमारे लिए जो मुख्य काम है, जिनका रीट पास नहीं हुआ, सिर्फ की बात कर रहा हूं मैं, रीट पास नहीं हुआ तो हमें 6 से 12 के बाहर निकलना ही नहीं है, उतना पढ़ना है, उसमें से प्रश्न आता है। पोल साइंस में एक आध बार एग्जामिनर बाहर गया तो अपने हल की चीजों को टच करेंगे। तो फिर जब ऐसे फोन आते हैं तो उनको बड़ा कैसा बस यकीन है, आप करवा देना, जितना करवाओगे यकीन कर लेंगे। फिर मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चों को उम्मीद है, बच्चों को गुमराह किया गया इनके साथ। मैं सिलेक्शन के लिए ना मैं वो वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पर, तो सीधा सही हिसाब है। आपको कोचिंग सेंटर वाले अगर ये बता देना कि ये पेपर सेट है, आप ये दिशा 2020 ले लो, आप ये इनकी आती है, कोचिंग सेंटरों की भी अच्छी, कोचिंग सेंटरों की अच्छी गाइडें भी आती है, मैं वो भी रिकमेंड करता हूं, बताता हूं कि हाँ आप ये पढ़ लो। तो आपको अगर ये बता दिया जाए ये टॉपिक यहां से पढ़ना है और इसके प्रश्न आपको यहां मिल जाएंगे, तो आप कोचिंग जानी बंद कर दोगे। दिक्कत ये आ जाती है। तो मेरे से जितना हुआ मैं करूंगा। तो मेरा ये त्याग करना जो पिछले 2-3 दिन से जितनी कॉल आई थी, तो क्योंकि वहां 3-4 दिन जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक एक वीडियो इनको डेली देते हैं। इसीलिए मैंने सोच के ही वो साइको की मनोविज्ञान की वीडियो उसी चीज को सोचते हुए बनाई थी। और ये फिर मेरा विषय जो है वो मैं करवा दूंगा, उसमें तो 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। इतिहास में संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो अपने आप में भारत क्या है? संप्रभु है, सर्वोच्च है। तो संप्रभु है, कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रश्न संख्या 14। तो आप थोड़ा सा क्लास को है ना इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो कि किसी का बेचारे का भला हो जाए। बहुत सारे बच्चे बच्चियां, मुझे पता है जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो वो क्वेश्चन पूछते हुए उनको हिचकिचाहट होती है। फिर गर्ल्स को मैं अक्सर कह देता हूं, बच्चे आप ये सोचो मैं आपका भाई हूं, आप कोई भी दिक्कत है आप मुझे बताएं। तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो फिर वो सर ये उनको, बहुत सारे नए बच्चों को रीड के पैटर्न का ही नहीं पता, लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, किस लैंग्वेज में और पहली और दूसरी में अंतर क्या है, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज रखनी है, एसएसटी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, उनको नहीं पता बेचारों। सो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों का सही क्रम बताइए। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। तो यही था, न्याय सबसे लास्ट में था। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व और न्याय, यही था क्या? आपको ऊपर पढ़ाया, अब आप बताएं कमेंट करके क्या इसका ठीक उत्तर बी है? बी लॉक, कंप्यूटर महोदय बी को लॉक कर दिया जाए। देवियों और सजनों, इसी के साथ आप कुछ भी नहीं जीते। ठीक है, पहला दिन है, बड़े जोश के साथ आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। हालांकि मेरा जोश आज थोड़ा सा कम है, आपको लग भी रहा होगा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अंगी, अधि, आत्मा अर्पित। तो लास्ट में आत्मा का अर्पण तो सबसे लास्ट में करना है।
ठीक है, पहले भगवान ने शरीर दिया, अंग दिए, लास्ट में आत्मा जो है अंग से निकल जाएगी। तो शुरू में अंग, लास्ट में आत्मा, ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा तरीका ही है भाई, और क्या बताएं। प्रश्न संख्या 16, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता वर्णित नहीं है? भाई कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता है, आर्थिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता, बिल्कुल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात है, धार्मिक न्याय नहीं है। तो संघीय शासन उसमें नहीं आया। प्रस्तावना में संघीय शासन, संघवाद आदि शब्दों का वर्णन नहीं है, ऐसा ऑप्शन में डाल दिया जाता है। और क्या? भाषा, भारतीय या नागरिकता। जैसे भारत शब्द 2 बार आया, लेकिन भारतीय नहीं है, वो दे सकता है निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, एक दे देगा भारतीय, ऐसे करके कोई भी दे देगा, तो भारतीय शब्द नहीं है। नागरिकता, हम भारत के लोग, वो नागरिकता शब्द जो है ना, उसमें वहां से शुरू करके नागरिकता शब्द कहीं नहीं आता, और भाषा शब्द कहीं भी नहीं आता। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता का सही क्रम है, मैंने बताया था, सबसे पहले दिमाग में क्या आएंगे? विचार। तो ये वाली बात तो कट हो गई। जैसे विचार आएंगे, आदमी विचारों को क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा, बोलेगा, यानी कि अभिव्यक्ति यहां नहीं है, तो ये कट कर दो। ये दोनों बातें सही चल रही है। जैसे ही विचारों को कोई बोलेगा, जैसे कोई बोलेगा फिर ही होगा ना, या तो विश्वास करेंगे या विश्वास नहीं करेंगे। तो विश्वास यहां आ गया, इसका मतलब यहां विश्वास नहीं है, तो ये कट हो गया। तो बस फिर विश्वास कर लिया उसने, अपना धर्म बना लिया, लोग उपासना करने लग जाएंगे। लो जी, तरीके से याद कर लो, ट्रिक, ये सीधा मैं वी है, वीद है, ये ट्रिक बना दो। लोगों को मैंने देखा है ऐसी ऐसी ट्रिक प्रदान करते हुए, ऐसी ऐसी ट्रिक खुद बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसी ऐसी ट्रिक करवा भी रहे हैं। वी है, वीद है, वो क्या है ये? सीधा सा एक लॉजिकली आप विचार करो कि विचार पहले दिमाग में आया, फिर उसको अभिव्यक्त किया गया, फिर लोगों ने विश्वास किया, धर्म बन गया। ध्यान रहे कुछ बातें जो है, नागरिकगण कृपया ध्यान दें। प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप बताए हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए हैं, समानता या स्वतंत्रता 2, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना के सभी आदर्शों का सही क्रम तथा उनके पर्यायवाची शब्द ध्यान में रहे। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का संप्रभु हो गया, और समानता और समता हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको 26 नवंबर 1949 या संविधान लागू होने के समय मूल संविधान में प्रस्तावना की भाषा में क्या शब्द थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, और बाद में उसमें क्या कर दिया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो मतलब एसपी और डाल दिया, एसपीएस था, ठीक है, और फिर बीच में एसपी और डाल दिया, तो ये एसएसपी हो गया। एसपी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो और एसपी समाजवादी पंथ निरपेक्ष डाल दिया, तो एसएसपी बन गया, ये लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये था मूल में, समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, समाजवादी आ गया, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। प्रश्न संख्या 19, मूल संविधान में प्रस्तावना की भाषा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द वर्णित नहीं थे, ये शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जोड़े गए। अतः मूल संविधान में प्रस्तावना की भाषा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ही थी। धन्यवाद। चलिए ध्यान रहे, अभी तो रेट वाले प्रश्न करने हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के स्थान पर संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र के लिए जनवादी, या जनतंत्रात्मक, गणराज्य के लिए गणतंत्र जैसे शब्द आपको विचलित करने के लिए मिल सकते हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया? राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, उपासना, अखंडता। 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाज को पंथ ने, अब वैसे तो ना समाज को पंथ ने अखंडित नहीं, समाज को पंथ ने, धर्मों ने क्या कर दिया? समाज को पंथ ने क्या कर दिया? खंडित कर दिया। भाई लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो आप अखंडित कर देना,
समाज को पंथ ने खंडित, तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र की धारा 2, वो जो ऊपर लिखा हुआ था वही चीजें मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर डाली हुई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द आगे आगे ही पड़े हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित तिथि के संदर्भ में सही है। मक्खी नहीं जा रही, मक्खी नहीं जा रही, तिथि के संदर्भ में सही है। मिति मार्गशीर्ष का महीना था, मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था शुक्ल पक्ष था, और मैंने बताया था कि वो 2006 होगा, 2006 होगा। तो मार्गशीर्ष महीना सभी में है, ठीक है। शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, ये 2 में है। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, सह से शुक्ल, सह से सप्तमी, ठीक है। तो मिति मार्गशीर्ष, सह से शुक्ल, सह से सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, तो ये हो जाएगा। देख लेना भाई मैंने ठीक उत्तर लगवाया है क्या? आपका माइंड भी खुला रहना चाहिए। तो मार्गशीर्ष का महीना है, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी है, और संवत 2006। भाई 2006, 6 एक तो 6 हो गया, 6 से शुक्ल हो गया, 6 से सप्तमी होगी। संविधान की प्रस्तावना संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। बेरुवाड़ी वाद जो है ये पूछा गया है। 1960 वाला ये उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि वो आगे एक लिस्ट लगी हुई है मान लो। तो बेरुवाड़ी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भी संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। फिर केशवानंद बनाम भारती, केरल राज्य वाला था क्या ये विवाद? वही है। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्टते हुए माना कि प्रस्तावना संविधान सभा का भाग है। तो कौन से वाद में संविधान उच्चतम न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कई पेपरों में पूछी जाती है, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता देता हूं। प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एक शब्द होता है प्रवर्तनीय, एक होता है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ऐसे लिखेंगे क्या? परिवर्तनीय, परिवर्तन, ये दो, ये होता है। हाँ जी, ये प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय ये है लागू करवाने से संबंधित, और ये होता है बदलाव के लिए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे जाके नहीं कह सकता कि भाई संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है और वहां पर प्रस्तावना में और ये मेरी ये स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। यहां लिखा है कि मुझे ये मेरी प्रतिष्ठा की बात की गई है कि मुझे प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो जो मतलब कि प्रस्तावना को सबूत के तौर पर, सोर्स के तौर पर आप कोर्ट में पेश करके उसको लागू करवाने की बात नहीं कर सकते। तो प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा लागू, प्रवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय, बदलाव वाली बात अलग है। जैसे वो बदलाव वाली तो बात हो ही गई ना, तो संविधान में संशोधन तो हो ही गया, प्रस्तावना में बदलाव तो हो ही सकता है। मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे। तो मूल ढांचे और बुनियादी ढांचे की बात किस वाद में आई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केशवानंद भारती याद रख लेना, मेरे केरल राज्य बड़ा याद आ रहा है, ठीक है। केशवानंद भारती वाद 1973 में मूल ढांचे की बात आई और ये कहा कि भाई इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना को क्या माना? संविधान का भाग माना। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश हुआ करता था। फिर भी 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमेनियन स्टेट था। डोमेनियन का मतलब होता है औपनिवेशिक। तो ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं प्रस्तावना से संबंधित, तो चलो इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। औपनिवेशिक मतलब खुद स्वतंत्र नहीं है, अपने ऊपर कोई और है, मतलब संप्रभु नहीं है, उपनिवेश है अभी भी किसी का,
ठीक है। और डोमेनियन स्टेट थोड़ा सा उपनिवेश से हल्का सा लचीलापन था, क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो हमारी स्वतंत्रता की बात अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई थी, 1947 के प्रभावों से संचालित हो रही थी। और 1950 से भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, क्योंकि 1950 से पहले तक 1947 का नियम वो अंग्रेजों द्वारा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, तो भारत डोमेनियन है। बाद में भारत संप्रभु बना, वैसे समझाने के लिए है। मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में आया? केशवानंद भारती वाद में आया। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार वर्णन है, और भारतीय शब्द का, नागरिकता शब्द का, भाषा का, इनका कोई भी, और संघीय का कोई। हम भारत के लोग, ये चलो ये तो आ गई ऊपर बात, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके ये आपको मिल जाएगा ऐसे ऐसे करके, कि ये जो है ना जितना का इतना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये सारा का सारा क्या है? ये स्वरूप है प्रस्तावना का। और न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये क्या है? ये उद्देश्य है प्रस्तावना के। तो ये बनाया हुआ है कि इतने तरह की स्वतंत्रता, कितने तरह की? 5 तरह की, समता 2 तरह की, बंधुत्व 2 तरह का, और न्याय कितने तरह का? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये तारीख दी हुई है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी वाली आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, और ये बताया हुआ है कि सर्वमान्य सभा में वो उसको हल किया गया। और अभी मैं आपको रीट के कुछ आए हुए प्रश्न पढ़ता हूं, आप क्या करना, उसके उत्तर मुझे देना। अभी मैंने इसकी रीट वाला डेटा मेरे पास पड़ा होगा। चलिए, पहला प्रश्न आया था, हाँ जी, रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 में आया था, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया हुआ? तो उन्होंने शब्द दे दिए थे विश्वास, और क्या दिया था? विश्वास दे दिया, उपासना दे दिया, और क्या दे दिया? उपासना दे दिया, और क्या दे दिया? धर्म दे दिया, और क्या दे दिया? और शब्द दे दिया भाषा। तो कौन सा नहीं है? विश्वास, उपासना, धर्म, तो उसमें कौन सा नहीं है? भाषा नहीं है। फिर पूछा गया, विचार, विभक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रताओं में था ये तो, ठीक है। फिर आ गया कि भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम है, तो वहां शब्द दिए हुए थे जो, अच्छा ये प्रश्न ऊपर हमारे से फिर गलत लग गया क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय पहले था क्या? क्या ये सही क्रम है क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या ये सही क्रम है क्या? इसका उत्तर ये माना गया है। और तो स्वतंत्र, समानता, स्वतंत्रता ये सही नहीं है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता नहीं है, तो न्याय अलग है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अलग है, ठीक है। ये क्रम उसमें पूछा गया है। और फिर एक वहां फिर आप चेंज कर लेना भाई, क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पूछा है पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात है, संघीय शासन उसमें नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भाई? संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ये तो आसान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया? 1975, 76, 78, 92, कब किया गया? 1976 में। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य का अपना धर्म है? बिल्कुल नहीं, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। या एक बात आ गई, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, तो ये धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के लिए बिल्कुल सही बात है। पंथ निरपेक्षता शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है?
पूछा गया मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या इनमें से सभी में। तो इसका ठीक उत्तर क्या है? प्रस्तावना में, उद्देशिका में। फिर एक प्रश्न रीट मेंस में आया हुआ है ये, इसलिए ये वाद में चला गया। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये कौन सा वाद आ गया? बेरुबारीवाद। ओहो, तो बेरुबारी जो संघ मामला था 1960 वाला, तो उसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और फिर जो एक वाद था कौन सा? केशवानंद वाला वाद जो था 1973 वाला, उसमें संविधान में जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? भाग है। तो आपका जो विचार व्यक्ति वाला हो गया, इसमें एक आध कोई बिंदु रह ना गया हो, उसका जिक्र अपन कर लेते हैं। हाँ जी, सभी बातें मूल बातें अपनी सारी हो चुकी है। हाँ भाई, वो जो था न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, बिल्कुल सही था वो। न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व था। न्याय मैंने वहां लास्ट में आपको बोल दिया था, तो वहां करेक्शन कर लेना। ये बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा, न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। ठीक है, न्याय पहले या स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये बाद में है। तो ये ठीक है, इसको शेयर कर देना। और शॉर्ट एंड स्वीट इसी तरह आपको पोल साइंस की बातें भी करवा दी जाएंगी। एक आध बात जो है भूल जाते हैं इधर उधर, क्योंकि आपका मैटर खूब सारा, सारे सब्जेक्ट जो है उनको एक्सप्लेन करना। ज्योग्राफी में आपको करवाऊंगा नहीं, वो सारी करवाएंगे, बाकी आपको बिंदु करवा दिए जाएंगे। स्टेटस वगैरह लगा लिया करो रे, भला हो जाएगा आपका। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।